हम डिस्कस कर रहे थे कार्निटीन शटल को कि उसमें क्या होगा कि हमारे पास फैटी एसाइल को ए है जो इसका कोई पोर्शन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये आउटर है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होगी, वो क्या करेगी, इसको ए की जगह लगा देगी कार्निटीन को। तो फैटी एसाइल को ए से बन जाएगा फैटी एसाइल कार्निटीन। इस तरह जो है ना हमारे पास फैटी एसाइल की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब इस प्रोटीन का जो है ना वो नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है CAT1 यानी कि कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 1 प्रोटीन, ठीक है। एसाइल के साथ कार्निटीन को लगा रही है तो इस लिहाज से नाम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 1 प्रोटीन। अगर इस केस में हमारे पास जो फैटी एसिड है वो 16 कार्बन फैटी एसिड है तो जिसका नाम है पामिटोलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफेरेज टाइप 1 प्रोटीन, CAT1 या CPT1 प्रोटीन। अच्छा, अब हमारे पास आ गया फैटी एसाइल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब कार्निटीन की मदद से तो है इसको हमने ट्रांसपोर्ट करवाया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इस कार्निटीन को रिमूव कर देंगे, दोबारा से इसकी जगह लगा देंगे हम CoA को, और जो फ्री कार्निटीन होगी उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको दोबारा बाहर बेच दिया जाएगा। किसकी मदद से, यह है हमारे पास ट्रांसलोकेस कार्निटीन फैटी एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेस, इसकी मदद से दोबारा कार्निटीन को बाहर बेच दिया जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोसेस कौन करवाएगा, ये हमारे पास होगी यहाँ पे CAT2 कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 2 प्रोटीन या कार्निटीन पामिटाइल ट्रांसफेरेज टाइप 2 प्रोटीन। वो क्या करेगी, इस कार्निटीन की जगह लगा देगी CoA को, दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा, फैटी एसाइल कार्निटीन से फैटी एसाइल CoA, ठीक है, विद द एडिशन ऑफ CoA, और जो फ्री कार्निटीन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, दोबारा जो है ना वो बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फैटी एसाइल CoA की ट्रांसपोर्ट होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो हमारे पास कार्निटीन शटल है इसका इनहिबिटर कौन है, हमने पढ़ा था कि एसिटाइल CoA की कार्बोक्सिलेशन से हमारे पास बनता है मेलोनाइल CoA। मेलोनाइल CoA इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, वो फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाएगा, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं, ठीक है। तो वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है, जो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 1 प्रोटीन थी उसको इनहिबिट कर देगा। जब ये प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगी तो इस प्रोटीन की मदद से लॉन्ग चेन फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहे थे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब ये प्रोटीन इनहिबिट हो गई है तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है ना हमारे पास लॉन्ग चेन जो हमारे पास फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और इस तरह उनकी जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा पाएंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। तो इस तरह कार्निटीन शटल इनहिबिटर को हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं हम मसल्स में, जो मसल्स और लीवर की बात करते हैं। जो मसल हैं हमारे पास कार्डियक और स्केलेटल मसल्स, ये फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसलिए ये हमारे पास जो है ना वो डिपेंड करते हैं बाहर से या डाइट से इनको जो है ना वो कार्निटीन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इनके पास जो है ना हमारे पास होते हैं एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज जो कि बनाता है मेलोनाइल CoA, उसकी आइसो एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज 2, ठीक है। और लीवर में जो है ना उसकी दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज और एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज 2। किस पर्पज़ के लिए प्रेजेंट होती है, ताकि ये मेलोनाइल CoA बनाए और बीटा ऑक्सीडेशन की जो है ना वो रेगुलेशन करे। उसके बाद आ जाता है एसिटाइल CoA और CoA की जो रेशो है, अगर ये रेशो इंक्रीज़ हो जाती है तो आपको पता है कि एंजाइम होता है थायोलेज जो कि उसको रिक्वायर होता है अपनी एक्टिविटी के लिए CoA, तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी अगर ये रेशो हमारे पास इंक्रीज़ करती है। उसके बाद देखते हैं कार्निटीन सोर्सेज की बात करते हैं कि कार्निटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। पहला सोर्स तो आ जाता है कि डाइट मीट प्रोडक्ट्स से हमें मिल सकती है कार्निटीन। दूसरा आ जाता है लिवर और किडनी। लिवर और किडनी क्या है कि खुद सिंथेसाइज करते हैं कार्निटीन को। लिवर जो है ना लाइसिन से, 2 अमाइनो एसिड से, लाइसिन से और मेथियोनिन से खुद ही सिंथेसाइज करते हैं कार्निटीन को। लेकिन स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स जो हैं ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते खुद जो है ना कार्निटीन को, इसलिए ये डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोवाइडेड कार्निटीन या थ्रू डाइट अगर इन्हें जो है ना प्रोवाइड की जाए कार्निटीन। लेकिन स्केलेटल मसल्स में जो है ना टोटल बॉडी में जितनी भी कार्निटीन प्रेजेंट है उसका 97% जो है ना वो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होगा। ये हमने देख ली कार्निटीन सोर्सेज की बात। अच्छा, अब कार्निटीन डेफिशिएंसीज की बात करते हैं कि किन किन केसेस में कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी, इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर में मसला होगा। जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर में मसला होगा तो कार्निटीन जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा पाएगी। जब नहीं जा पा रही कार्निटीन हमारे पास इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा तो ये कम्युलेट हो जाएगी। कम्युलेट होगी तो इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा थ्रू किडनी, ठीक है।
तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि जिस बंदे को प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है, उसकी एक्सक्रीशन हो गई है, तो उसको जो है ना ओरल कार्निटीन दी जाए, कार्निटीन सप्लीमेंटेशन जो है ना उसको प्रोवाइड की जाए, ठीक है, कार्निटीन सप्लीमेंटेशन उसको दी जाए। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी। सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी जो है ना हमारे पास किस केस में होगी? सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी हमारे पास होती है अगर इन केस जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हमारे पास नहीं हो रही तो क्या होगा कि जो हमारे पास फैटी एसाइल कार्निटीन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। फैटी एसाइल कार्निटीन यानी कि कार्निटीन की ट्रांसपोर्ट तो हो रही है लेकिन आगे फर्दर हमारे पास फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रही, तो फैटी एसाइल कार्निटीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। तो ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्निटीन है इसको भी रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू द किडनी, और इस तरह ये जो कार्निटीन की अवेलेबिलिटी है उसको कम कर देगी। तो ये होगी हमारे पास सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वायर्ड कार्निटीन डेफिशिएंसी। एक्वायर्ड कार्निटीन डेफिशिएंसी किस केस में हो सकती है? अगर लिवर डिसफंक्शन हो, ठीक है, लिवर काम नहीं कर रहा। अब कार्निटीन की सिंथेसिस हमने पढ़ा था कि लिवर में होती है, जब लिवर काम नहीं कर रहा तो कार्निटीन की सिंथेसिस में नहीं होगी, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि अगर इसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, अगर कार्निटीन की डिमांड इंक्रीज़ कर जाए, लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, बर्न्स, इन्फेक्शन के केस में कार्निटीन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तीसरा ये है कि एंटी सीजर्स ड्रग्स अगर हम इस्तेमाल करें, ठीक है, लाइक वेल्प्रोइक एसिड, तो उस केस में क्या होगा, वो रीनल एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। जब रीनल एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो कार्निटीन का लॉस ज़्यादा होगा, तो इस तरह कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये हमने देख लिया, एक्वायर्ड कार्निटीन डेफिशिएंसीज को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरे अलावा डायलिसिस के केस में भी क्या होता है कि कार्निटीन रिमूव हो जाती है, तो वो भी कार्निटीन डेफिशिएंसी की जो है ना एक वजह है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जो है हमारे पास जो दो प्रोटीन थी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थी हमारे पास CAT1 कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 1 प्रोटीन, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो कार्निटीन हमारे पास क्या होगा कि इसकी मदद से लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब इस प्रोटीन की जो है ना वो डेफिशिएंसी है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं जा पाएंगे, ठीक है, उनकी अक्यूमुलेशन हो जाएगी ब्लड के अंदर। अब लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है हमें एनर्जी मिलती है, उसके अलावा हम फैटी एसिड से बना सकते हैं ग्लूकोज। अब फैटी एसिड लॉन्ग चेन फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जा ही नहीं रहे, उनकी ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रही, तो हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस भी नहीं होगी, ग्लूकोजेनेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस के प्रोसेस में भी फैटी एसिड्स का रोल होता है ना, तो हमारे पास ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है। जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो हमारे इस केस में क्या डिवेल्प होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डिवेल्प होगी और बंदे को एंड पे उसके बाद कोमा और डेथ की स्टेट भी बना सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज टाइप 2 डेफिशिएंसी। इसमें क्या होगा कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो है ना मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अगर इसकी जो है ना डेफिशिएंसी होगी, इसकी डेफिशिएंसी मेनली अफेक्ट करती है हमारे पास स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी होगी, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स को अब एनर्जी चाहिए। जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो वो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करेंगे, तो उन्होंने एनर्जी तो हासिल करनी है ना, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, मायोग्लोबिनीमिया होगा, मायोग्लोबिन की ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी और मसल के अंदर जो है ना मायोग्लोबिन अपीयर होगी, जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मायोग्लोबिनीमिया होगा प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के नतीजे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट ये है कि फास्टिंग को अवॉइड किया जाए, चूँकि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से एनर्जी तो मिलनी नहीं है, ग्लूकोज से मिलनी है, तो इसलिए बेहतर है कि फास्टिंग को अवॉइड किया जाए। उसके अलावा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ली जाए, ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट वाली जो है ना डाइट ली जाए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा डाइट ना ली जाए कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो और इस एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी कन्वर्ट कर दे फैटी एसिड में, ठीक है। फैटी एसिड तो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए इसके साथ साथ थोड़ी सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए मीडियम चेन फैटी एसिड्स की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के जो है ना वो स्टेप्स को, उनको याद रखने का निमोनिक है ओ हॉट, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी, फैटी एसाइल को ए जो बना था, फिर उसकी हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी और फिर थायोलेज एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन को। अच्छा, ऑक्सीडेशन में आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस होगा फैटी एसाइल को ए से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये होगी ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो ये किसको जाएगी, या NAD को जाएगी या FAD को जाएगी, तो ठीक है, तो इस केस में जा रही है हाइड्रोजन जो हाइड्राइड आयन का लॉस हुआ है वो मिलेंगे FAD पॉजिटिव को और बनेगा FADH2। तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा, फैटी एसाइल को ए से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है हाइड्राइड आयन का, तो इस लिहाज से एंजाइम का नाम होगा फैटी एसाइल
को ए डी हाइड्रोजनेस। जहाँ पे भी डी हाइड्रोजनेस आ जाए उसका मतलब ये होता है कि हाइड्राइड आयन का लॉस हो रहा है, और वो हाइड्राइड आयन किसको मिल रहे हैं, या NAD को या FAD को। ठीक है, इस केस में हमारे पास बनेगा FADH2, ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? को ए के साथ जो लगा हुआ ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये पहला कार्बन, ये दूसरा और तीसरा। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है वो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ वाला बीटा कार्बन। तो इसलिए से इस कंपाउंड का नाम होगा हमारे पास इनॉइल को ए। ठीक है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है और साथ ये डबल बॉन्ड वाला, तो इसको हम कहते हैं इनोल। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान है डबल बॉन्ड, तो इसलिए से नाम होगा ट्रांस 2 इनॉइल को ए, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ना वो ऑपोजिट है। ट्रांस 2 इनाइल को ए बन गया हमारे पास। अच्छा, दूसरा प्रोसेस हमने क्या कहा था, दूसरा क्या होगा हमारे पास, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर की एडिशन होगी। वाटर की एडिशन होगी, ठीक है, एक OH यहाँ पे लग जाएगा और H यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाएगा, OH इधर लग गया, H इधर लग गया, डबल बॉन्ड रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, या इसको हम कह सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल को ए। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसाइल को ए। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अच्छा, हाइड्रेशन के लिए एंजाइम का नाम क्या होगा, 2,3 में डबल बॉन्ड है, 2,3 इनॉइल को ए हाइड्राटेस। ठीक है, तो हाइड्रेशन कौन करवाएगा हमारे पास, हाइड्राटेस एंजाइम। उसका पूरा नाम क्या है, 2,3 इनॉइल को ए हाइड्राटेस, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल को ए। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर दोबारा से हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन में अगेन क्या होगा, हाइड्राइड आयन का लॉस होगा। हाइड्राइड आयन का लॉस हो गया, ठीक है, पीछे क्या बच के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन। अगेन मैंने कहा था जब भी ऑक्सीडेशन हो तो एंजाइम कौन सा आएगा, डी हाइड्रोजिनेज। तो इस केस में एंजाइम का पूरा नाम क्या होगा, हमारे पास थी बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल को ए, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल को ए डी हाइड्रोजिनेज। और हाइड्राइड आयन का लॉस हुआ तो वो पहले मिले थे FAD को, F पहले आता है N बाद में आता है, तो पहले मिलेंगे FO, बाद में मिलेंगे N को। तो इस केस में हमारे पास बनेगा NAD पॉजिटिव से NADH। ठीक है, और इसका जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा, अब ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, तो इस लिहाज से इसका नाम क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कीटो इसाइल को ए। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बीटा कीटो इसाइल को ए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एंड रह गया, फोर्थ स्टेप थायोलेज एक्टिविटी। ठीक है, वो हार्ड था ना, अब एंड वाला रह गया। थायोलेज एक्टिविटी को कहते हैं, ये को ए को यूज़ करता है एंजाइम। ये क्या करेगा, को ए को बस ऐड करवाएगा किसमें, ये जो हमारे पास बीटा कीटो इसाइल को ए था, तो हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, एक तो ये है कि ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारे पास क्या पीछे रह जाएगा, ये आर है, ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, इसके साथ लग गया कीटोन ग्रुप। उसके बाद जो है ना इसके साथ लगा होगा हमारे पास को ए, इसका नाम क्या है, फैटी इसाइल को ए। ठीक है, और जो ये चीज़ है हमारे पास इसका नाम क्या है, ये बन जाएगा CH2 से हाइड्रोजन ऐड होगा CH3 C डबल बॉन्ड O को ए। तो ये है हमारे पास 2 कार्बन को ए, यानी कि एसिटाइल को ए। तो एक प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिटाइल को ए। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, फैटी एसाइल को ए। लेकिन चूंकि दो कार्बन लॉस हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को ए, तो हमारे पास ये जो फैटी एसाइल को ए है ये वो है विद शॉर्टेज ऑफ 2 कार्बन। ठीक है, तो इस तरह प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, दो करके उसके जो है ना लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का कार्बन रिमूव होते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को ए। तो इस तरह हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती जाएगी। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास 16 कार्बन वाला फैटी एसिड्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14